Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. 11th question of the history. As you know, we have already covered 11 video of the history questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding history syllabus. Today I will start 12th video of the history questions. And these questions are important for the UPSC on all state PCS एग्जामिनेशन. फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से. रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेट इन इंडो पैसिफिक ट्राईलेटरल डायलॉग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस डायलॉग. तो ट्राईलेटरल मतलब ट्राईलेटरल होता है तीन देशों के बीच डायलॉग है. तो कौन से जो इंडो पैसिफिक के लिए तो ट्राईलेटरल डायलॉग है उसमें कौन कौन से कंट्रियों ने पार्ट किया. तीन कंट्रियों ने. ए है यूएसए, सेकंड है जापान, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है न्यूजीलैंड. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन से कंट्री के बीच में ये ट्राईलेटरल इंडो पैसिफिक डायलॉग था. ये क्वेश्चन आपका हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है. इंग्लिश एंड हिंदी में आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं. ए है थर्ड एंड फोर्थ, बी है फोर्थ एंड फिफ्थ, सी है थर्ड एंड फिफ्थ और डी है फर्स्ट एंड सेकंड. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको इजी रहेगा चीज़ें एग्जामिनेशन के टाइम पे. इसका सॉल्यूशन ए है. तो ये ट्राईलैटरल जो डायलॉग है इंडो पैसिफिक डायलॉग वो किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है. हेल्ड ए डायलॉग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ए ट्राईलैटरल फ्रेमवर्क नोन एज द इंडो पैसिफिक ट्राईलैटरल डायलॉग. The three sides have agreed to hold the dialogue on an annual basis. Annual basis पे ये डायलॉग होगा. इसमें क्या है, द फोकस ऑफ द डायलॉग इज इन्हांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन एनहांस करने के लिए ये डायलॉग है. ऑस्ट्रेलिया अलोंग द फ्रांस हैज एमर्ज एज ए मेजर स्ट्रेटजिक होता है जो हम वारफेयर के मामले में हमारा सपोर्टर है. तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जो फ्रांस है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर इंडिया इन द इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन, स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन. तो हम मैरीटाइम डोमेन में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का अपना साथ निभाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सामंताज इन द एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सामंताज के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है जो एंशिएंट इंडिया में, ये प्राचीन भारत की कहानी है. जो इसको सामंत किसको बोलते थे उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. सामंत क्या करते थे, पेड ईयरली ट्रिब्यूट टू द एम्परर. मतलब साल में क्या है ट्रिब्यूट्स भेंट देते थे क्या एम्परर सम्राट को ईयरली एक बार. पेड होमेज टू द एम्परर इन द पर्सन. क्या जो अपना होमेज होता है नजराना पेश करना, एम्परर को साल में क्या नजराना पेश करते थे. थर्ड वन इज रेंडर्ड मिलिट्री एड टू द एम्परर, या मिलिट्री एड प्रोवाइड करते थे. फोर्थ है परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन इन टाइम्स ऑफ द पीस. शांति के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल फंक्शन करते थे. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका सॉल्यूशन डी है. चारों के चारों ठीक है. सामंता के बारे में देख लें. सामंत किसको बोलते थे, वाज ए नेम ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर. जो बड़े जमींदार हैं ये वॉरियर को चीफ जो प्रमुख थे इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द एग्जिस्ट किंग ऑफ द 7th सेंचुरी. 7वीं सेंचुरी के जो शताब्दी के राजा थे, जो जमींदार थे या वॉरियर चीफ थे, जो लड़ाकों के चीफ थे, प्रमुख थे, उनको ही सामंत बोला जाता था. उनके काम क्या होते थे, एज पर हरिश्चंद्र, जैसे बाण भट्ट की बुक है हरिश्चरित्र, उसमें सामंता को प्रमुख ड्यूटी दी गई थी. क्या है, पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट, साल में एक बार उसको भेंट देनी है एम्परर को. सेकंड है होमेज, नजराना पेश करना है इन पर्सन, मतलब अपने आप जाके नजराना पेश करना है. थर्ड वन इज रेंडर्ड मिलिट्री एड एम्परर, राजा को मिलिट्री एड सहायता देनी है. फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन एट टाइम्स ऑफ द पीस, जो शांति के टाइम पे प्रशासन के और जुडिशियल के न्याय संबंधी कार्य संभालने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए नोट टाइप ऑफ द मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट्स कौन सा नहीं है, नोट पूछा गया है. ए है गटका, बी है तोड़ा, सी है चेबी गदगा,
और डी है मार्च। तो आपको नाम से पता ही चल गया होगा कौन सा मार्शल आर्ट नहीं है, इसका आंसर डी है, क्योंकि मार्च क्या है, एमपी का एक नाच नृत्य है, थिएटर परफॉर्म है। गटका पंजाब का है, इसमें मार्शल आर्ट का, स्वाड का, तलवार का, किरपान का, कटार का यूज़ किया जाता है और ये एक मार्शल आर्ट है। थोड़ा क्या है, मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश का। इट्स ए मिक्सचर ऑफ द मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, तीनों का मिक्सचर है थोड़ा। सी है इनकरेक्ट, क्योंकि चेबीगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट की तरह मणिपुर का। इट इन्वॉल्व्स फाइटिंग यूज एज ए स्वॉर्ड एंड शील्ड, तलवार और ढाल से जो लड़ाई होती है। डी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि कौन सा ये आपका मार्शल आर्ट नहीं है, मार्च नहीं है। मार्च क्या, फोल्क थिएटर फ्रॉम द मालवा इन मध्य प्रदेश। एमपी का फोल्क थिएटर है, लोकल फोल्क मैंने तो लोकल। द टर्म मार्च इज यूज फॉर द स्टेज इट सेल्फ एज ऑल्सो फॉर द प्ले इन दिस थिएटर फ्रॉम सॉन्ग्स आर गिवन प्रोमिनेंस इन बिटवीन डायलॉग। तो इसमें डायलॉग के बीच में सॉन्ग्स भी प्रमुखता दी गई है मार्च को। एमपी का मालवा रीजन का ये थिएटर आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द साका इरा कैलेंडर वाज स्टार्टेड इन बाय कनिष्का ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कुषान्स। साका इरा कैलेंडर है, कनिष्का द्वारा स्टार्ट किया गया था कुषाण ने कुषाण के रूल में। सेकंड है द साका कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम दी 57 AD, क्या 57 AD से स्टार्ट होता है। थर्ड है ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द साका इरा कैलेंडर एज द नेशनल कैलेंडर। तो नेशनल कैलेंडर 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और हम साका इरा कैलेंडर आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या गजट में यूज करते हैं। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। कनिष्का स्टार्टेड दी साका इरा कैलेंडर, कनिष्का ने स्टार्ट किया था साका इरा कैलेंडर। तो आपको याद रखना कनिष्का एक कुषाण राजा थे और ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुषाण। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 78 AD में, AD मतलब आफ्टर डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट जो होता है, या सी बोल देते हैं। तो साका इरा कैलेंडर 78 AD में स्टार्ट हुआ। और इनकरेक्ट ये इसलिए है थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि साका इरा कैलेंडर 1957 में लागू किया गया था 22 मार्च 1957 को। और इसमें क्या है, जो अपना दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एज द ऑफिशियल गजेट ऑफ द इंडिया, ऑफिशियल गजेट में भी हम साका इरा कैलेंडर यूज करते हैं, जो 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉइन्स इन इंडिया। सिक्कों के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉइन्स इश्यूड इन गुप्ता एज वर मेड ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। जो गुप्ता एज में कॉइन इशू होते थे गोल्ड एंड सिल्वर के यूज होते थे। ओनली वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, हमें इसका ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम जब कोई भी वर्ड आ जाएगा तो उस पर हमें हमेशा है सर्कल कर देना है और उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। सेकेंड है कुषाण किंग्स इंट्रोड्यूस द ग्रीक कस्टम्स ऑफ द एनग्रेविंग पोर्ट्रेट ऑफ हेड ऑन द कॉइन्स। मतलब जो ग्रीक फॉलो करते थे, पोर्ट्रेट है मतलब एक पिक्चर जो है हेड का, सिर का कोई सिक्के पे, वो कुषाण ने फॉलो किया था क्या। थर्ड है वन साइड ऑफ द चालुक्य कॉइन्स वाज लेफ्ट ब्लैंक। जो चालुक्य के कॉइन्स थे उनको एक साइड ब्लैंक छोड़ी गई थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉइन्स इन द गुप्ता एज वर मेड ऑफ द गोल्ड, सोयल, सिल्वर एंड कॉपर। क्योंकि ओनली पूछा गया, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर दिया हुआ, बट कॉपर के भी यूज़ होते थे गुप्ता एज में, हमें इससे याद रखना। और गुप्ता आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गुप्ता वंश कि आपके कोई नॉन जो होंगे गुप्ता होंगे तो उससे नाम से आप याद रख सकते हैं। उनके टाइम पे सिक्के सारी तरह के यूज होते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कुषाण किंग्स, अभी हम कुषाण किंग्स के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने कैलेंडर, कनिष्का ने कैलेंडर जारी किया था 75 AD में। तो कुषाण किंग्स क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्रीक कस्टम, जो ग्रीक का कस्टम्स है, एक एनग्रेविंग पोर्ट्रेट्स हैंड्स ऑन द कॉइन्स, मतलब सिर का एक पोर्ट्रेट बनाना है सिक्के पे। कुषाण कॉइन्स वर एडोर्न विद द हेलमेटेड बस्ट ऑफ द किंग ऑन वन साइड, मतलब एक ताज पहने हुए उसका सिर का एक साइड में
रगना। दूसरा क्या है, किंग फेवरेट जो डाइटी है, मतलब जो भगवान उसका फेवरेट है उसकी साइड वो रहेगा दूसरी साइड। और जो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी जो 6th सेंचुरी AD है वॉज फाउंडेड बाई पुलसेन विद इट्स कैपिटल एट बदामी इन द कर्नाटका। कर्नाटका में बदामी जगह है वो कैपिटल बनाई उन्होंने। पुलसेन वन ने अपना वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी चालू कर दी, उन्होंने फाउंड कर दी। वन साइड ऑफ द कॉइन हैड ए इमेज ऑफ द टेम्पल और लायन, एक साइड में या तो शेर का पिक्चर रहेगा मंदिर का, एंड लेजेंड्स और या उनके जो पुराने लेजेंड्स हैं उनका रहेगा। द अदर साइड वाज ब्लैंक, सेकंड साइड जो ब्लैंक थी, द कॉइन्स ऑफ द ईस्टर्न चालुक्य 7th सेंचुरी हैडी, जो वेस्ट और ईस्ट में बांट दिए गए थे। 7th सेंचुरी AD जो ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी आई, हैड ए सिंबल ऑफ द बोर एट द सेंटर ऑफ अराउंड, मतलब सेंटर में बोर सुअर का, जंगली सुअर का आपको पिक्चर मिलेगा। उसके अराउंड में क्या होगा, राजा के नाम लेटर के थ्रू, जैसे लेटर नाम के लेटर चारों तरफ रहेंगे सिक्के की तरफ, तो इसको अदर साइड ब्लैंक छोड़ दी जाएगी। तो इसमें चालुक्य में एक साइड ब्लैंक रहती थी, एक इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो कर इकट्ठा करने का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा किंगडम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैसे कर इकट्ठा करते थे मराठा लोग, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चौथ एंड सरदेशमुखी वर्क कलेक्टेड इन द मराठा टेरिटरी ओनली, तो हमें ये ध्यान रखना कि मराठा टेरिटरी ओनली में पूछा गया है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। सेकंड है, चौथ वाज ए टैक्स विच वाज लिवाइड ऑन दोज लैंड्स विच मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी क्लेम राइट्स, मतलब वो मानते थे कि हमारी परंपरागत ज़मीन ये है, उस पर चौथ टैक्स लगता था क्या। सरदेशमुखी वाज ए फॉर्म ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच वाज पेड टू मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड्स, तो जो मराठा रेड से बचने के लिए जो सरदेशमुखी टैक्स लगाया जाता था क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नन ऑफ द अबव। इसका डी आंसर करेक्ट है, मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। चौथ और सरदेशमुखी वर दी टैक्स कलेक्टेड नॉट इन दी मराठा किंगडम में नहीं थे, ये जो नेबरिंग कंट्री से लेते थे चौथ और सरदेशमुखी, ताकि वो उनकी रेड से बच सकें, उनके वार से बच सकें। और चौथ क्या था, 1/4 था, मतलब इसको हिंदी में चौथ बोलते हैं ना 1/4 को, तो चौथ वाज द 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड से बचने के लिए। और सरदेशमुखी वो होता था जो 1/4 तो देते ही थे चौथ, उसके बाद 1/10 और लगाते थे, क्योंकि उन पे जिस लैंड पे हेरिडिटरी राइट्स मानते थे मराठाज कि हमारा ये हेरिडिटरी राइट्स है, और जो उनसे पैसे इकट्ठे करते थे उनको देशमुख बोलते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करने वालों को देशमुख, डेक्कन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन द मीडिएशन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सिंगापुर कन्वेंशन जो मीडिएशन के ऊपर था उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, अंडर दिस कन्वेंशन क्या होता है कि नॉर्म्स हैं, कई कंट्री इकट्ठा हो गए एक बात पे सहमत हो जाते हैं, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। कोई मतलब चीज़ चलती आ रही है। सेटलमेंट रीच पार्टीज इन बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर, क्या ये बाइंडिंग है, इन्फोर्सेबल है जो कन्वेंशन बना था सिंगापुर में। सेकेंड है, दिस कन्वेंशन वाज कमीशन अंडर द एजिज, मतलब उसके नीचे उसकी साम्राज्य में है जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, क्या जो सेंटर है जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का उसके अंडर में बनाया गया है। थर्ड है, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन ए है। कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होती हैं, डिस्प्यूट होते हैं पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, उनके लिए एक बनाया गया है, सिंगापुर कन्वेंशन बोलते हैं। द कन्वेंशन विल प्रोवाइड ए मोर इफेक्टिव वे ऑफ इन्फोर्सिंग मीडिएटेड मतलब बीच की सेटलमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग बिजनेस इन इंडिया एंड अदर सिग्नेटरी। तो कोई भी देश का मान लो बिजनेस का या कॉर्पोरेट का बिजनेस चल रहा है, तो उसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द सिंगापुर कन्वेंशन विल इंश्योर दैट ए सेटलमेंट रीच बाय पार्टीज बिकम्स बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन अकॉर्डेंस विद ए सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसीजर। जो सिंगापुर कन्वेंशन है विल इंश्योर दैट ए सेटलमेंट रीच बाय द पार्टीज बिकम बाइंडिंग बन गया, इन्फोर्सेबल भी है और स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होना चाहिए, जो
सिंगापुर में मान लो डिसाइड किया है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडोप्टेड कन्वेंशन इन 2018, इट वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर इन 2019 इन सिंगापुर। तो 2018 में ये अडोप्ट किया गया सिंगापुर में और इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया 2019 में। मतलब यूनाइटेड नेशन में 2018 में अडोप्ट किया गया, सिग्नेचर में 2019 में सिंगापुर में हुए, तो इसलिए सिंगापुर कन्वेंशन दे देते हैं। ये पहला एक तरह का जिस पे सिंगापुर के नाम पे कोई कन्वेंशन है, ये फर्स्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन जुलाई 2019 और 1 सितंबर 2020 द कन्वेंशन हैज़ 53 सिग्नेटरी इंक्लूडिंग चाइना एंड यूएसए एज वेल। तो इंडिया ने 2019 में साइन कर दिया था, अब 53 कंट्री हैं इसमें, यूएसए और चाइना को मिला के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में स्टेटमेंट है। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। क्या बहलोल लोधी जो क्या लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे? सेकंड है सिकंदर लोधी फेस डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। क्या सिकंदर लोधी को बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में? थर्ड है इब्राहिम लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। इब्राहिम लोधी ने क्या आगरा सिटी को फाउंड किया था? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और फ्रेंड्स, आप मार्क करते हो, अपना अटैम्प्ट करते हो क्वेश्चन, अगर आपका ठीक हो रहा है तो मतलब आपकी अच्छी प्रिपरेशन जा रही है। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ तब आपको माइंड में स्टिक हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रखोगे आप। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। लोधी डायनेस्टी वाज एन अफगान डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द 1451 टू 1526। मतलब 1451 से 1526 तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत में। अफगान डायनेस्टी थी। इट वाज द फिफ्थ एंड फाइनल, मतलब पाँचवीं और लास्ट डायनेस्टी थी। इससे पहले सैयद डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी। जो लोधी डायनेस्टी है बहलोल खान लोधी ने फाउंड की गई थी। व्हेन ही रिप्लेस सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी को इसने रिप्लेस किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट है। इब्राहिम लोधी फेस डिफीट्स एट द हैंड ऑफ द बाबर फर्स्ट। इब्राहिम लोधी थे जो पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 AD में हार गए थे। उसके बाद मुगल काल आ गया था लोधी के बाद। बाबर 1526 में पहली लड़ाई में पानीपत की में हरा दिए थे। जो थर्ड स्टेटमेंट नहीं करेक्ट। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट आगरा फाउंड किया गया। मतलब हालांकि कहते हैं कि महाभारत के टाइम से आगरा है एग्जिस्टेंस में, बट सुल्तान सिकंदर लोधी द मुस्लिम रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा इन ईयर 1504। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा को फाउंड किया गया था। सुल्तान रूलर थे जो। आफ्टर द सुल्तान डेथ द सिटी पास्ट ऑन हिज सन सुल्तान इब्राहिम लोधी। तो उसका सन, इसकी डेथ होने के बाद सुल्तान इब्राहिम लोधी के पास आ गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बरुही लैंग्वेज का नाम है। माल्टो एंड कुरुक बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में से बिलोंग करते हैं बरुही, माल्टो, कुरुक। उर्दू क्या है? उर्दू को देहलवी और रेख्ता भी बोलते थे क्या मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत में। थर्ड है सतखंड गामा इज ए जैन टेक्स्ट रिटन इन दी सोरसेनी वर्जन ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृतिक लैंग्वेज का सोरसेनी वर्जन में लिखी गई है क्या जो जैन धर्म का टेक्स्ट है सतखंड गामा। वाइल त्रिपिटिका ऑफ द बुद्धिज्म इज रिटन इन द पाली वर्जन ऑफ द प्राकृत। क्या त्रिपिटिका बुद्धिज्म का था पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड और सी है सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द्राविडियन लैंग्वेज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड साउदर्न ग्रुप। द नॉर्दर्न ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द 3 लैंग्वेज बरुही, माल्टो एंड कुरुक। बरुही इज स्पोकन इन बलूचिस्तान। बरुही बलूचिस्तान में बोली जाती है। माल्टो ट्राइबल एरिया जो बंगाल एंड उड़ीसा में बोली जाती है। बंगाल एंड उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में माल्टो बोली जाती है। कुरुक बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड MP में बोली जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। उर्दू आल्सो नोन एज द देहलवी एंड रेख्ता। देहलवी एंड रेख्ता मध्यकालीन भारत में उर्दू को ही बोला जाता था। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जैन मोंग्स जो
जैन धर्म भिक्षुक थे, रोट मेनली इन दी शौरसेनी वर्जन ऑफ द प्राकृत। शौरसेनी वर्जन है प्राकृतिक लैंग्वेज का, उसमें लिखी गई है जैन के जो हैं। एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द दिगंबर, दिगंबर जो मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं जो महाराज जी हैं, इनको सतखंड गामा, सतखंड गामा मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि 7 ये धर्म 7 नॉर्म्स को फॉलो करते थे। जो हमारा सिंबल्स वगैरह हैं या कलश है वो मैंने बताए थे 7 चीज़ों को फॉलो करते हैं, या मछली से हम पैदा हुए हैं उन सतखंड 7 खंड बोलते हैं उनको, जीवन को फॉलो करने के। वो शौरसेनी लैंग्वेज में लिखी गई है जैन धर्म का। और त्रिपिटिका जो बुद्धिज्म की बुक है वो पाली वर्जन ऑफ प्राकृत में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल म्यूजिक जेनरी ध्रुपद। जो क्लासिकल म्यूजिक है, सांस्कृतिक म्यूजिक की शैली है ध्रुपद, उसके बारे में स्टेटमेंट है। ध्रुपद सिंगर्स आर अकम्पेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा एंड पखाउज। मतलब ध्रुपद सिंगर क्या तानपुरा और पखाउज का यूज करते हैं। सेकंड है तानसेन वाज ए अकम्प्लिश ध्रुपद सिंगर। तानसेन क्या ध्रुपद सिंगर थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है, दोनों ठीक हैं। ध्रुपद क्या है, जनरल शैली ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की थी शैली है ध्रुपद। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्रुपद सिंगर्स आर अकम्पेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा, पखाउज, रुद्रा, वीणा एंड सेनी रबाब। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तानसेन वाज ए अकम्प्लिश्ड ध्रुपद सिंगर एंड वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर कोर्ट के वो एक रत्न थे। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends so that उनको भी बेनिफिट मिले फ्री में, क्योंकि ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट की है जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर में। ओके फ्रेंड्स, एंड बाय, आई विल कम टुमारो।